और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है हाउ डू वी ब्रीथ। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, बेसिकली आज हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म, आखिर ब्रीथिंग होती कैसे है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि लंग्स जो है वो हमारी बॉडी में कहां पर लोकेटेड है। तो हमारा जो लंग्स है ये लोकेटेड कहां पर है? दैट इज थोरैसिक चैम्बर में। थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, अब हमें थोरैसिक चैम्बर समझना होगा कि थोरैसिक चैम्बर क्या होता है। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो जो मेरा बैक वाला पोर्शन है उसे हम लोग डॉर्सल कहते हैं और जो फ्रंट वाला है उसे हम लोग वेंट्रल कहते हैं और ये वाला पोर्शन जो हमारा लेटरल हो गया। बैक साइड वाला डॉर्सल, फ्रंट वाला वेंट्रल और ये जो हो गया साइड वाला दैट इज लैटरल। ठीक है, जो थोरैसिक चैम्बर किससे मिलकर बना होता है? फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कहां पर लोकेटेड है? दैट इज डॉर्सली, बैक साइड डॉर्सली। ठीक है, प्लस स्टर्नम, ये वाला जो बोन है यहां से लेके यहां तक जो बोन है उसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम, ठीक है, कहां पर लोकेटेड है ये स्टर्नम? दैट इज वेंट्रली, वेंट्रली स्टर्नम। ठीक है, ये रिब्स, लैटरली रिब्स कहां पर लोकेटेड है? लैटरली। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, तो हमारा थोरैसिक चैम्बर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो कि डॉर्सली लोकेटेड है, स्टर्नम जो कि वेंट्रली लोकेटेड है, रिब्स दैट इज लैटरली लोकेटेड है और एक और दैट इज लोअर साइड, लोअर साइड जो ये वाला पोर्शन है जिसे हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, डायाफ्राम। ठीक है, तो जो हमारा लंग्स जहां पर लोकेटेड है दैट इज थोरैसिक चैम्बर और थोरैसिक चैम्बर जो है वो चार चीजों से मिलकर बना होता है। दैट इज वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली, स्टर्नम वेंट्रली, रिब्स लैटरली और दैट इज डायाफ्राम कहां पर है? लोअर साइड। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूं। जिस स्पेस में हमारे बॉडी के जिस स्पेस में लंग्स जो लोकेटेड है दैट इज थोरैसिक चैम्बर। ठीक है ना, उसे हम लोग थोरैसिक चैम्बर कहते हैं या फिर थोरैसिक वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं एकदम अच्छे से, थोरैसिक चैम्बर किससे मिलकर बना होता है? वर्टिब्रल कॉलम प्लस वर्टिब्रल कॉलम प्लस स्टर्नम प्लस रिब्स प्लस डायाफ्राम। ठीक है, तो हमारा थोरैसिक चैम्बर जो है वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, डायाफ्राम, ये कहां पर लोकेटेड है? डॉर्सल साइड में। ये कहां पर लोकेटेड है? स्टर्नम दैट इज वेंट्रल साइड, रिब्स लैटरल साइड और डायाफ्राम दैट इज लोअर साइड। ठीक है, ब्रीथिंग, अब हम लोग ब्रीथिंग को समझते हैं। दैट इज मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग में हम लोग बेसिकली दो स्टेज होता है, वन इज
इंस्पायरेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्सपायरेशन। ब्रीथिंग के दो स्टेजेस है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अभी इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इन लेते हैं, मतलब इनसाइड लेते हैं। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हम लोग ने सांस अंदर लिया है उसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे उस प्रोसेस को हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। दैट इज जिस एयर को हम लोग बाहर निकालते हैं ना उसको हम लोग एल्वियोलर एयर कहते हैं, एल्वियोलर एयर। दैट इज जब हम लोग उसको आउटसाइड निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इंडिविजुअली इंस्पिरेशन को समझने वाले हैं और एक्सपायरेशन को डिटेल में समझने वाले हैं। आखिर क्यों ब्रीथिंग हम लोग अंदर करते हैं और ब्रीथ करने के बाद एक्सपायरेशन क्यों होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम लोगों ने इंस्पायरेशन किया है तो अपने आप हम लोग एक्सपायरेशन भी करते हैं। आखिर कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंस्पायरेशन समझने वाले हैं। इंस्पायरेशन, बेसिकली इंस्पायरेशन होता क्यों है, इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और एक बात, ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन है, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, ये दोनों जो है ना वो होता है कि किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट किसके किसके बीच में होता है, दैट इज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, ओके। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, और ये प्रेशर ग्रेडियंट किसके किसके बीच में होता है, दैट इज एटमॉस्फेयर के बीच में और लंग्स के बीच में। इन दोनों के प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इन दोनों, मतलब एक जगह प्रेशर ज्यादा होगा और एक जगह कम होगा, तो प्रेशर कहां से कहां की तरफ जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो बेसिकली इसी प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो है वो हमें दो मैकेनिज्म देखने को मिलता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। अब हम लोग इंस्पिरेशन समझते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो लंग्स में प्रेशर होता है, बेसिकली जो लंग्स में प्रेशर होता है उसे हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो लंग्स में प्रेशर होता है उसे हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के दौरान ना, अभी इससे पहले हम लोग एक चीज थोड़ा सा रिलेशन समझते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, ठीक है। अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है ना, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, अपने आप में एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है ना। तो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है ना। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब कम हो जाता है किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे
तो इंस्पिरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा? तब बाहर से एयर जो है वो अंदर की तरफ आएगी। क्योंकि क्यों ऐसा? क्योंकि एज कंपेयर टू द लंग्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और जहां प्रेशर जो है वो कहां से कहां ट्रेवल करता है? हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट। इसी की वजह से एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है, ठीक है ना, जिसे हमने इंस्पिरेशन कहा है। ओके, अब एक्सपायरेशन देखते हैं कब होता है। एक्सपायरेशन ठीक इसका उल्टा, इसमें क्या होता है? जो लंग्स का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब हमने सांस अंदर लिया है तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ने की वजह से एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर हमारा लंग्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और एटमॉस्फेयर में कम है, जिसकी वजह से एयर जो है अभी भी ट्रेवल करेगा सेम तरीके से, दैट इज हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट। तो अभी लंग्स में प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो हाई है और एटमॉस्फेयर में कम है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम है। इसी की वजह से जो एयर है वो अभी लंग से बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना। और इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम था जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से एयर अंदर की तरफ आ रहा था जब हम लोग सांस ले रहे थे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही हमारे लंग्स में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो बढ़ा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हवा जो है वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ओके, अब इसके अंदर जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छी से डिटेल से समझते हैं मैकेनिज्म को। इससे पहले थोड़ा सा और थोरैसिक चैम्बर के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लंग्स है वो कहां पर लोकेटेड है, दैट इज थोरैसिक चैम्बर। अभी जो लंग्स है वो थोरैसिक चैम्बर में लोकेटेड, दैट इज वहां पर जो स्पेस प्रेजेंट है वहां पर लोकेटेड है। तो एक बार वर्ड याद रखना है, थोरैसिक वॉल्यूम, मतलब वहां पर जो स्पेस प्रेजेंट रहेगा, जो जगह खाली रहेगा, उस अगर हम लोग थोरैसिक चैम्बर में से अगर लंग्स को निकाल देंगे तो वहां पर खाली जगह बचेगा, दैट इज थोरैसिक वॉल्यूम। अभी थोरैसिक वॉल्यूम का नाम डायरेक्टली रिलेशन है पल्मोनरी वॉल्यूम से। इसका मतलब समझते हैं पहला, पल्मोनरी वॉल्यूम। अभी पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है? लंग्स के अंदर जो है बेसिकली हम लोग जब सांस लेते हैं तो हवा जो है लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स जो है वो स्वलन मतलब थोड़ा सा भर जाता है और फूल जाता है, गुब्बारे की तरह फूल जाता है ना, वही है। तो वो स्पेस जहां पर हवा भर रहा है दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके, तो अगर इसका रिलेशन क्या है? थोरैसिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पल्मोनरी वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर थोरैसिक वॉल्यूम में थोड़ा भी चेंज आया, थोरैसिक वॉल्यूम में थोड़ा भी चेंज आया तो उसका सीधा असर जो है, सीधा इफेक्ट जो है वो पल्मोनरी वॉल्यूम पर पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर अगर वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा और यहां पर अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा हमारा लंग्स का साइज नहीं बढ़ता है, सबसे पहला जो है वो थोरैसिक वॉल्यूम का साइज चेंज होता है, दैट इज बढ़ जाता है। थोरैसिक वॉल्यूम का साइज बढ़ने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी अपने आप को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा लंग्स जो है वो फूक गया है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है और इसका थोड़ा और डिटेल समझेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि हम लोगों ने शॉर्ट में ऑलरेडी समझ लिया है, अब हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। अभी इसके अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व है, सबसे पहला तो हम लोगने थोरैसिक चैम्बर के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है,
कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लैटरली रिब्स और जो लोअर साइड है दैट इज डायफ्राम, उससे मिलकर जो है वो हमारा थोरेसिक चैम्बर बनता है और वहां पर बेसिकली हमारा लंग्स जो है वो लोकेटेड है। उसके बाद हमने थोरेसिक वॉल्यूम भी देख लिया और पल्मोनरी वॉल्यूम भी देख लिया। आप देखेंगे कि जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो कुछ हमारे मसल्स जो यहाँ पे हैं आसपास के वो भी लिफ्ट ऑफ करते हैं, मतलब थोड़ा सा उठ जाते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होता है। बेसिकली जो इंटरकोस्टल मसल्स है, अभी इंटरकोस्टल मसल्स कहां पर लोकेटेड है, रिब्स, जो हमारे रिब्स है, रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है ना, उन्हें हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। वो एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, इसलिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। तो इनका तो कॉन्ट्रैक्शन, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। भाई शॉर्ट रफ डायग्राम बनाता हूं लंग्स का। ठीक है ना। बेसिकली ये जो दिख रहा है यहाँ पर बेसिकली डायफ्राम लोकेटेड है, ठीक है ना, ये हमारा डायफ्राम है। नॉर्मली जब हम लोग इंस्पिरेशन नहीं करते, मतलब हमने एक्सपायरेशन किया, सांस हमने बाहर निकाला, तो हमारा जो है वो लंग्स कुछ इस तरीके से होता है नॉर्मल, ठीक है ना। यहाँ पर डायफ्राम, ये डोम शेप है, दैट इज डोम शेप इसको बोलते हैं, जो दैट इज डायफ्राम, ठीक है ना। ओके, ये कब नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल आफ्टर एक्सपायरेशन, ओके। और जैसे ही हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन, ठीक है ना, जैसे हमने सांस अंदर लिया तो यहाँ का जो मसल है, दैट इज डायफ्राम का जो मसल है, वो नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सांस अंदर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स यहाँ पर है, दैट इज ये रिलैक्सेशन है डायफ्राम का। और जैसे ही हमने सांस अंदर लिया तो इसका क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। तो जब डायफ्राम का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, तब और जो पूरा मैं लिखता हूं, तो किसका किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो किसका किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट रहती है, डायाफ्राम का, ठीक है ना। इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है कभी किसके दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान। ये हम लोग इसलिए इंस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जब उन्होंने सांस अंदर लिया, तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, वो क्या करती हैं, वो जो हमारा स्टर्नम है उसको और रिब्स को वो लिफ्ट अप करती हैं। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो ये है वो लिफ्ट अप होता है, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो लिफ्ट अप करता है, दैट इज रिब्स और स्टर्नम जो है वो लिफ्ट अप करता है। क्या होता है इसके अंदर, लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम, ओके, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, जिसके वजह से रिब्स का और स्टर्नम का जो है वो साइज इंक्रीज कर जाता है। साथ में ही डायफ्राम का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम, जहां पर हमारा लंग्स लोकेटेड है, थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो, एक काम करता हूं इसको निकाल देता हूं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, तो बेसिकली उसका रिलेशन किससे है, थोरैसिक वॉल्यूम, है ना। तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स लिफ्ट अप हो गए, स्टर्नम्स इंक्रीज कर गए इन द सेंस उसका साइज बढ़ गया, ठीक है ना, वहां का स्पेस बढ़ गया, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया।
थोरेसिक वॉल्यूम का रिलेशन हम लोग अभी भी सीख के आए कि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो पल्मोनरी वॉल्यूम पर पड़ेगा। तो अगर एक बार थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमने रिलेशन क्या सीखा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो जब प्रेशर कम हुआ, ये प्रेशर कौन सा कम हुआ, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कम हुआ। इसी की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग्स में आता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इंस्पायरेशन, ये ठीक है ना। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर के रिस्पेक्ट में कम हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक, ओके, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो पल्मोनरी में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर बाहर से अंदर की तरफ आता है, जिसे हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका उल्टा ठीक है, एक्सपायरेशन हो जाएगा। इंस्पायरेशन के दौरान क्या हो रहा था, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, है ना। अब एक्सपायरेशन के देखते क्या होता है, एक्सपायरेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें रिलैक्सेशन होता है, इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन। किसका रिलैक्सेशन होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो रिलैक्स करेंगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्लस डायफ्राम का भी रिलैक्सेशन होगा, ठीक है ना, इसका भी रिलैक्सेशन होगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होगा तो जो स्टर्नम है और जो रिब्स है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगी, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, ओके, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। डायफ्राम भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब क्या होगा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम अपने पोजीशन पर वापस आ जाएंगी तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, बेसिकली थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा। और थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ तो सीधा असर हम लोग को पल्मोनरी वॉल्यूम पे दिखेगा, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है ना। थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। और पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, अब यहां पर देखते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम जैसे ही कम होगा प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। अब क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर क्या होगा, कहां से कहां ट्रेवल करेगा, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ट्रेवल करेगा, दैट इज एक्सपायरेशन, ठीक है। तो आज हमने पूरा मैकेनिज्म देखा, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन इस वीडियो में हमने ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है पूरा डिटेल में सीखा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।